History and Political Science, Standard 9. Lesson number 6, Empowerment of Women and Other Weaker Sections. बच्चों, इस लेसन का 2 वीडियो ऑलरेडी हमने देखे एंड दिस इज द लास्ट वन. Family courts, 1984. Family courts were established to resolve conflicts arising out of differences within marriage and domestic problems, as well as issues such as alimony, single parenthood, separation, care of children, and ownership, which are all related to family situation. So family से related जो कोई भी conditions है, जो कोई भी problems है, issues है, उसको solve out करने के लिए फैमिली कोर्ट बनाए गए. ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है नॉर्मली, डिफरेंसेस विद इन मैरिज लाइफ में एक दूसरे के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट या कोई अनबन वगैरह होते हैं, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स यानी घर के रिलेटेड, घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज सच एज एलिमनी मीन्स ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डिवोर्स के वक्त ये डिसाइड होता है कि हस्बैंड अपने जो एक्स वाइफ है उनको एक फिक्स अमाउंट देंगे फॉर उनके जो रेगुलर खर्चे के लिए या उनके गुजारे के लिए. दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड एलिमनी. सिंगल पेरेंटहुड यानी बच्चे को माँ बाप में से कोई एक के पास रहना या वो ही संभालना, वो एक इश्यू हो जाता है. सेपरेशन मतलब वही मैरिड लाइफ में से डिवाइड होकर सेपरेट हो जाना. केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ओनरशिप मतलब अगर डिवोर्स वगैरह हुआ या कोई सिचुएशन ऐसा हुआ कि हस्बैंड और वाइफ अलग होना पड़ा, तो उस सिचुएशन में बच्चे का ओनरशिप, बच्चा किसके हाथ में होगा, उसका केयर कौन करेगा, ये सभी डिसीशंस लेने के लिए, मतलब ये सभी डिसीजन फैमिली रिलेटेड सिचुएशन है. तो ये सभी प्रॉब्लम्स का ये सभी इश्यूज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फैमिली कोर्ट बनाया गया. These family courts give priority to mutual understanding over witnesses. So इस तरह फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो फैमिली कोर्ट्स है वो ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को देते हैं, ना ही कि विटनेस या एविडेंस के लिए, या काउंसलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ओवर लॉयर्स. वकील का जो प्लेस है, रोल है, वहाँ पर कम और काउंसलर्स का रोल ज़्यादा होता है. दैट मीन्स फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ज़्यादातर ट्राई करते हैं फैमिली कोर्ट में, ना कि उसको पनिशमेंट देकर या सेपरेट कर देना. नहीं, ज़्यादा पहला ऑप्शन वो नहीं होता है. सो ऐसा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आकर एक दूसरे को समझा कर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश फैमिली कोर्ट में होता है. एम्फेसिस इज़ ऑन रिसॉल्विंग इश्यूज क्विकली बट जस्टली. और एम्फेसिस यानी ज़्यादा जोर इस बात के लिए किया जाता है जैसे इश्यूज रिसॉल्व करना क्विकली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि घर के वगैरह जो फैमिली का प्रॉब्लम्स होते हैं, जितना ज़्यादा वक्त उसको दिया जाता है और वो प्रॉब्लम बढ़ते जाता है. तो जितना जल्दी हो सके क्विकली बट जस्टली मीन्स न्याय के हिसाब से किया जाता है सॉल्व. ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी. ट्रायल मीन्स जो कोर्ट में केस लड़ता है उसको ट्रायल कहते हैं, मुकदमा. इन्वॉल्विंग एलिमनी मीन्स जो कॉम्पनसेशन के रूप में जो देने वाला अमाउंट आफ्टर डिवोर्स. 1985. अ फिक्स्ड अमाउंट पेड टू अ मैरिड वुमन फॉर हर अपकीप बाय द हस्बैंड हु हैज़ डिवोर्स्ड हर इज कॉल्ड एलिमनी. फॉर हर अपकीप यानी उनके आगे के खर्चे के लिए, रेगुलर खर्चे के लिए, उनके गुजारे के लिए हस्बैंड अपने जो एक्स वाइफ है उनको देने वाला अमाउंट को आफ्टर डिवोर्स, उसको कहते हैं एलिमनी. इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट दैट शाह बानो बेगम हैड द राइट टू एलिमनी. तो एक केस हुआ, हस्बैंड का नाम था मोहम्मद अहमद खान और वाइफ थी शाह बानो बेगम. सो नाम से आपको पता चलेगा कि मुस्लिम फैमिली है, बराबर. तो इनका जो केस, इनका डिवोर्स का केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट मीन्स कोर्ट का ऑर्डर जो पास करते हैं, कोर्ट का फैसला जो पास करते हैं उसको वर्डिक्ट कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट पास किया कि शाह बानो बेगम को एलिमनी मिलना चाहिए उनके हस्बैंड से.
However, religious organizations protested vociferously against the verdict. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो जितने भी उनका ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्टेड मतलब अगेंस्ट हो गया, उसके खिलाफ हो गया। वो सिफरसली मीन्स बहुत ही आवाज़ उठाकर, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से फोर्सफुली, बहुत ही फोर्सफुली इस वर्डिक्ट को, कोर्ट का ये डिसीजन के खिलाफ हो गए, बहुत हंगामा हो गया। एज अ रिजल्ट द मुस्लिम विमेंस एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट। तो इसके वजह से दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और लेडीज़ को न्याय भी मिलना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट, एक नया कानून पास किया, दैट इज़ मुस्लिम विमेंस एक्ट। इसके ज़रिए डिवोर्स के बाद विमेन का राइट, विमेन का हक प्रोटेक्ट किया जा रहा है तब से। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। सो नेक्स्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, सती प्रिवेंशन एक्ट। ऑन 4 September 1987 रूप कवर अ मैरिड वुमेन कमिटेड सती। सती के बारे में आपने पहले ही सुना होगा और हमारे इंडिया में सती के अगेंस्ट काम करने वाला मेन व्यक्ति जो है राजा राम मोहन रॉय है। उनके मेहनत की वजह से सती को ब्रिटिश लोगों ने ही यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद भी कुछ कुछ जगह में सती चलता रहा। सती मीन्स अगर हस्बैंड गुजर गया तो उसकी वाइफ उसी चिता में, हस्बैंड का ही चिता में, वो वही चिता के आग में खुद उड़ी मार के अपना जान देना, ये जो प्रथा, ये जो ट्रेडिशन, इसे कहते हैं सती। सो 4 September 1987 में रूप कंवर नाम की एक मैरिड वुमन, एक शादीशुदा लेडी कमिटेड सती, उन्होंने सती कमिट किया, यानी सती में अपना जान दे दिया। शी डिड नॉट डू दिस ऑफ हर ओन फ्री विल, वो अपने खुद के मतलब अपनी मर्जी से नहीं किया था। फ्री विल यानी वो अपनी मर्जी से नहीं किया था। शी वॉज कोर्स्ड इन टू डूइंग सो। कोर्स्ड मीन्स फोर्स्ड, धमकी देकर फोर्सफुली कोई काम कराते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कोर्स्ड। सो शी वॉज कोर्स्ड टू डू सो, उसको धमकी देकर वो काम कराए थे। कमिटिंग सती, ग्लोरीफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वर ऑल इलीगल एक्ट्स। कोई अगर सती में अपना जान दे दे या फिर ग्लोरीफाइंग सती का प्रैक्टिस, सती का प्रैक्टिस को ज़्यादा तारीफ दें या उसको प्रोत्साहन करे, ये सभी एक्चुअली इलीगल एक्ट्स है, गैर कानूनी काम है। द विमेन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट मीना मेनन, वुमेन एक्टिविस्ट मतलब कोई भी काम के लिए समाज में उतर कर उसके लिए एक्टिवली काम करने वाला व्यक्ति, और जर्नलिस्ट कौन है? मीना मेनन। गीता सेशु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा इन्वेस्टिगेटेड द केस। इन्वेस्टिगेटेड मतलब एक केस का जांच पड़ताल इन्होंने सब मिलके किए। इन 1998 द गवर्नमेंट पास द सती प्रिवेंशन एक्ट विद वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस। बहुत ही स्ट्रिंजेंट यानी बहुत वेरी स्ट्रिक्ट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए 1998 में गवर्नमेंट ने सती प्रिवेंशन एक्ट पास किया। रिजर्वेशन फॉर विमेन, सीट्स का रिजर्वेशन औरतों के लिए। द 73rd and 74th amendments to the constitution provide for reservation of 1/3 of the seats for women in gram panchayats, panchayat samiti, zilla parishads, municipalities and municipal corporations, as well as for the post of sarpanch, chairman and mayor. सो 73rd और 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है उसमें जो चेंजेस करते हैं उसे अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो 73rd टाइम और 74th अमेंडमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट ऐड किया गया, विच पॉइंट? 1/3 ऑफ द सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। 1/3 सीट मतलब जितने टोटल सीट है, अगर 30 सीट है तो उसमें से 10, 3 में से 1 उतना विमेन के लिए रिजर्व किया। कहाँ कहाँ की सीट की बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन
के स्टाफ्स जो है उनके ग्रुप में, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सभी जगह में जो स्टाफ्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, उसमें 1/3 सीट का रिजर्वेशन विमेन को है। और सरपंच बनने का, चेयरमैन और मेयर, ये सभी पोस्ट का भी सीट्स विमेन के लिए रिजर्व किया गया। Maharashtra and 15 other states have reserved 50% of seats for women. महाराष्ट्र और उसके साथ और 15 अलग अलग स्टेट्स, उनके जो अथॉरिटिव सेक्शन में, यानी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में 50%, पूरे आधा 50% सीट रिजर्व किया है विमेन के लिए। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स विमेन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द कम्युनिटी। तो इस तरह ये जो प्रोविजंस, ये सुविधाएं, जो ये पॉइंट्स वगैरह कानून में इंक्लूड करने से विमेन को, औरतों को, स्त्री को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, मौकाएं मिल जाता है समाज के लिए काम करने, समाज के हर एक बिजनेस में शामिल होने, बिजनेस मीन्स व्यवहारों में शामिल होने के लिए। In the post-independence period, the Constitution of India accepted the principle of equality of men and women. Post-independence period means independence मिलने के बाद, pre-independence means independence के पहले. So post-independence period में Constitution of India accepted the principle of equality for men and women. Indian Constitution men और women को equal place समाज में देने का decide किया. Hence women got the important political right to vote. तो उससे पहले लेडीज़ को, स्त्रियों को वोट देने का हक नहीं था, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। सो वो राइट उन्हें मिला। विमेन गॉट इक्वल राइट्स टू एजुकेशन, एजुकेशन का भी मेन के बराबरी का हक मिला। एंड वर्क ऑन पार विथ मेन, पार विथ मीन्स इक्वली on the same level with men. Inhuman practices like sati, dowry and polygamy were banned by law. Inhuman practices मतलब इंसानियत नईसा जो एक्टिविटीज़ है, जो प्रैक्टिसेस है, जैसे सती है, डाउरी सिस्टम है, पोलीगैमी ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू बिफोर, मीन्स एक ही मैन को एक से ज़्यादा पत्नी होना। सो ये ऑल दिस इलीगल थिंग्स वर बैंड बाय लॉ, कानूनन मना कर दिया, बैन कर दिया। विमेन्स राइट टू सू फॉर डिवोर्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड, और औरतें भी, स्त्री भी अपने अगर लाइफ से या मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, वो आज़ाद होना चाहते, तो शी ऑल्सो कैन फाइल अ केस फॉर डिवोर्स। टू सू फॉर डिवोर्स मीन्स टू फाइल अ केस फॉर डिवोर्स। दे गॉट अ लॉफुल शेयर इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में भी एक बराबर हिस्से का अधिकार मिल जाते हैं, उनको मिले। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन सो दैट दे वुड हैव देयर जस्ट शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। और ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है, म्यूनसिपालिटी है, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पर उनको एक शेयर मिलने की वजह से, सीट मिलने की वजह से वो भी पॉलिटिकल पावर में, मीन्स स्त्री भी पॉलिटिकल पावर में शामिल हो पाया। We see today that due to these provisions, women have begun to get education and to earn. ये सभी provisions इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ने की वजह से विमेन को, औरतों को आज एजुकेशन, उनको जितना एजुकेशन पाना है उतना एजुकेशन, एंड दे आर गेटिंग अप एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न, अपना ही कमाई करने के लिए, दो पैसा कमाने का भी उन्हें अभी कैपेसिटी हो चुका हुआ है। Also, due to ideas of women's liberation, women are developing a sense of self. Women's liberation means freedom. ये आइडिया की वजह से women को खुद एक फीलिंग हुआ, yes, एक सेल्फ रेस्पेक्ट हुआ, और वो भी मीन्स स्त्री भी सोचने लगा कि yes, I am also one of the part of this society. ऐसा अपना एक फीलिंग, एक सेल्फ फीलिंग उन्हें हुआ। They have begun to participate enthusiastically and with determination in all fields of education, earning money, administration, politics, etc. So इस तरह इन लोग जब
ज़्यादा एजुकेशन मिला, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, तो बहुत ही अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, पक्का इरादे के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंगली एजुकेशन के फील्ड में, पैसा अगर कमाने की फील्ड हो वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन इन पॉलिटिक्स, ये सभी फील्ड में बहुत ही इंटरेस्टिंगली वुमेन काम करने लगी। शेड्यूल्ड कास्ट। In the post-independence period, our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. इंडिया के आज़ादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारा वैल्यूज़ हमारे देश में ज़्यादा होना चाहिए वैसा कुछ वैल्यूज़ अडॉप्ट किया, जैसे फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी मीन्स सभी जगह में इक्वल फीलिंग, मतलब कोई भेदभाव नहीं, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, और ब्रदरहुड, ओके, सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस होना, इंसाफ होना। इन अकॉर्डेंस विद दिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैंड बाय लॉ। कानून के हिसाब से अनटचेबिलिटी को मना किया गया, बैन किया गया। अनटचेबिलिटी मीन्स इट वॉज अ ट्रेडिशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इंडिया दैट हायर कास्ट पीपल will not touch or will not even come in front of lower caste people. जो लोअर कास्ट के लोग हैं, समाज के लो क्लास के लोग हैं, उनसे उनको छूना भी रिलीजियस के हिसाब से मना था, तो वैसा दैट इज़ अनटचेबिलिटी, ये भी बैन किया गया। अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव्ड बाय द 17th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस क्लास वॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड कास्ट। और अनटचेबिलिटी को 17th पैराग्राफ में, कॉन्स्टिट्यूशन के 17th पैराग्राफ में अनटचेबिलिटी बैन करने की बात लिखा हुआ है। और ये जो शेड्यूल्ड क्लास के या एकदम लोवेस्ट क्लास के जो समाज के जो पब्लिक है, उनको उनका क्लास को एक नाम दिया, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। In the view of the educational and social backwardness of these castes, they were given reservations in education as well as jobs to facilitate their development. तो ये जो कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के ज़्यादातर लोगों में एजुकेशन या एजुकेशनली सोशली बहुत ही बैकवर्ड है, मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। इसके लिए इन क्लास का मतलब शेड्यूल्ड क्लास के लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन है, मतलब सीट रिजर्व्ड है, कम परसेंटेज में भी इन्हें एडमिशन मिल जाता है टू फॉर हायर स्टडीज़, और इवन जॉब भी बहुत ही आसानी से इन्हें मिलेगा, क्योंकि ये कास्ट के लोगों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होता है जो बाकी कोई कास्ट के लोग या ओपन कास्ट के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो उसके लिए मतलब ट्राई नहीं कर सकता है। दो सीट्स आर ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल। Scheduled tribes. Just like the scheduled caste, the scheduled tribes or Adivasis who live in remote parts of the country also face several difficulties. जिस तरह शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, इस तरह शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स आदिवासी लोग जो रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के बहुत ही अंदर दूर दूर के एरिया में, नॉर्मली नियर टू द फॉरेस्ट रहने वाले लोग बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। एज दे हैव लिव्ड फार अवे फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब आज के ज़माने में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली वगैरह, लेकिन नॉर्मल जो अर्बन रीजन में या फिर अच्छे जो इवन रूरल एरिया में भी जितना डेवलपमेंट हो गया हुआ है, उतना डेवलपमेंट या मॉडर्न फैसिलिटीज़ ये आदिवासी लोगों तक पहुंचा नहीं है। दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड, सामाजिक तौर से और फाइनेंशियली भी उन लोग बहुत ही बैकवर्ड है। इवन दो द कंडीशंस हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट टाइम्स, मतलब आए दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट इनके कंडीशन में भले ही होता हो, लेकिन they do not have any means of livelihood other than agriculture and forest product. उनका रोजी रोटी का कमाई के लिए, उनके गुजारे के लिए उनके पास दो ही ज़रिया है, एक तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा जैसे जंगल के एरिया में, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगल से जो हनी, वैक्स वगैरह, लैक वगैरह जो मिलता है वो कलेक्ट करके बेच के रोजी रोटी कमाना पड़ता है। इसके अलावा उनका गुजारे के लिए उनके पास कोई सोर्सेस नहीं है। मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट एट रीच्ड देम, इन लोगों तक अभी तक भी मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर है, काफ़ी कुछ है, ये सब नहीं पहुँचे। इन लोग अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते हैं। हेंस देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्मॉल, तो नया फर्टिलाइज़र नहीं है या एग्रो बेस्ड कुछ नहीं है। सो ये सब मतलब उनको उनका जो एग्रीकल्चर का
जो काम है, प्रोसीजर है, बहुत ही सीमित है। इस वजह से इनका एग्रीकल्चर से मिलने वाला कमाई भी बहुत ही स्मॉल है। बिसाइड्स देयर फील्ड्स आर ऑन हिल साइड्स एंड नॉट फर्टाइल। और इसके अलावा उनकी जो खेती होता है ज़्यादातर पहाड़ी रीजन में होता है और नॉट फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, मतलब अनाज उगने के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है। दे आर मैल नरिश्ड ड्यू टू इनसफिशेंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट। तो उनका उधर डाइट भी यानी उनका खाना पीना वो भी बहुत ही कम क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी के खाना या अनाज या वेजिटेबल्स वगैरह भी, या जो कोई भी खाना रेगुलर एक हेल्दी पर्सन के लिए होना चाहिए उतना बराबर नहीं मिलता। दैट्स व्हाई दे आर माल नरिश्ड। माल नरिश्ड मीन्स उनको पूरे नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। आदिवासीज इन रिमोट एरियाज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन इन टाइम। और बीमारी वगैरह होने पर मेडिकल अटेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी से मिलता नहीं है, टाइम पर मिलते नहीं हैं। फॉर ऑल दिस रीजंस देयर इज़ अ नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू आदिवासीज। ये सभी वजह से आदिवासी लोगों को बाकी सभी के एरिया के लोगों के मुकाबले ज़्यादा ध्यान, स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। In the Indian Constitution, Adivasis have been enumerated as scheduled tribes. Indian Constitution में आदिवासी लोगों का separate एक लिस्ट में नाम लिखा हुआ है. That list is called as scheduled tribes. Enumerated means कोई एक लिस्ट में नाम include करना. They are getting given representation in law boards. लॉ प्रिपेयर करने जो बोर्ड हैं, एजुकेशन है, गवर्नमेंट सर्विस है, इन सभी में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। Nomadic and denotified tribes. Nomadic and denotified tribes. नोमैडिक वर्ड आपने पहले भी छोटे छोटे क्लास में भी सुना है। बंजारन बोलते हैं नॉर्मली हम इनको, मतलब इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता है, कई फिक्स एक जगह में लोग रहते नहीं हैं। इन लोग अलग अलग एरिया में घूमते घूमते कुछ एरिया में कुछ पल के लिए टेंट वगैरह मारकर रहते हैं, फिर वहाँ से फिर दूसरे जगह के लिए जाते हैं। इस तरह घूमते फिरते रहने वाले ये जो टाइप के लोग इन्हें नोमैडिक कहते हैं। दे आर डी नोटिफाइड ट्राइब्स मीन्स ऐसा ट्राइब से ऐसा आदिवासी है जो नोटिफाई किया नहीं गया है, गवर्नमेंट के नज़र में से थोड़ा हट दूर है। कास्ट एंड ट्राइब्स दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर लाइवलीहुड, अपने गुजारे के लिए एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यू जाते रहने वाले जो कास्ट है या ट्राइब्स है, दे आर इंक्लूडेड अंडर द नोमैडिक ट्राइब्स। दे लिव बाय रेयरिंग एनिमल्स, वो जानवरों को चराकर अपना गुजारा करते हैं। एंड एंगेजिंग इन सम अदर ऑक्यूपेशन, उससे रिलेटेड और भी छोटे मोटे काम करके इन लोग गुजारा करते हैं। द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल ट्राइब्स, और ऐसे कुछ नोमैडिक ट्राइब्स को ब्रिटिश लोगों के टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में इंक्लूड किया था या डिक्लेयर किया था कि इन लोग क्रिमिनल्स हैं। इन द लॉ ऑफ 1871 टू कर्ब क्राइम्स, कर्ब मीन्स कंट्रोल या फिर स्टॉप, क्राइम को रोकने के लिए एक नया लॉ 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। सम ऑफ द मेन ग्रुप्स वेर मेंशन्ड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, ये लॉ के हिसाब से कुछ इस तरीके का ट्राइब जो है नोमैडिक ट्राइब्स है उनको क्रिमिनल ट्राइब्स में मेंशन किया। एंड देयर ऑक्यूपेशंस एंड मूवमेंट्स वर बैंड, उनका ऑक्यूपेशन तो नॉर्मली क्या होता है, जंगल में जाना, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करना, जंगल से जो चीज़ें मिलते हैं, हनी है, वैक्स है, ऐसा जो कोई भी चीज़ मिलते हैं ये सब लेकर आके बेच के अपना गुजारा करना, तो यही उनका ऑक्यूपेशन है। और गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वही बैन कर दिया, उनको उनका ही काम करने नहीं दे रहे थे। दिस अनजस्ट लॉ वॉज रिपील्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, लेकिन ये जो अनजस्ट मतलब ये बिल्कुल न्याय नहीं है, अन्याय है, ऐसा एक कानून वॉज रिपील्ड मीन्स कैंसल्ड या चेंज कर दिया गया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आज़ादी मिलने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुराना जो लॉ है दैट इज़ द बैनिंग अगेंस्ट, बैन कौन सा एक्टिविटी, जो आदिवासी लोग या नोमैडिक ट्राइब्स के लोग जो जंगल में अपना ऑक्यूपेशन, अपना जो रोजी रोटी का या गुजारे के लिए जो काम करते थे उसको जो बैन किया था वो लॉ को कैंसिल किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। एंड द कर्ब्स ऑन दिस ट्राइब्स वर लिफ्टेड, और ये आदिवासी या ये ट्राइब लोगों के ऊपर जो पाबंदी थे, जो रोक टोक था, वो भी निकाल दिया गया।
दे वर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो नोमैडिक ट्राइब का नाम से उनको अलग एक लिस्ट में इंक्लूड किया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। स्पेशल एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ने बहुत स्पेशल कोशिश कर रहा है, अभी भी जारी है, किसके लिए, ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है उनका सामाजिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सके इसके लिए। These tribes have been given representation in educational institution and the government sector। ये ट्राइब्स के लोगों को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस में वगैरह रिप्रेजेंटेशन यानी जगह दिया है, एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी उन्हें सीट्स दिए हैं। Minorities. In any society, a group of people of a particular region, language or race who are few in number are termed as minority। कोई भी एक सोसाइटी में, अगर वो सोसाइटी में कुछ रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक आधा रिलीजन का लोग बहुत कम हैं, तो वो कम नंबर ऑफ पीपल जो रिलीजन का है, दैट इज़ द माइनॉरिटी इन दैट सोसाइटी। इसी तरह कोई एक सोसाइटी में एक लैंग्वेज बात करने वाले बाकी लैंग्वेज बात करने वालों से बहुत कम है, तो वो लैंग्वेज बात करने वाले वहाँ के माइनॉरिटी हो गए। एज देर आर वेरियस रिलीजन, सेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन अ कंट्री। और हमारा देश ऐसा एक देश है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे सेक्ट हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वंश के लोग हैं और अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। तो वी सी ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। इसलिए हमारे देश में बहुत ही कल्चरल डाइवर्सिटी है। हर किसी का कल्चर्स, त्यौहार, क्या बोलते हैं, फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, सब कुछ अलग है। अलग अलग लोगों का रीति रिवाज, लैंग्वेज, खान पान का जो तरीका, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी, फ़र्क, चेंज बहुत है। देयर इज़ वेरिएशन इन कल्चरल ट्रेडिशंस टू। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में भी फ़र्क है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड develop their own language, the constitution gives the citizens certain educational and cultural rights। तो अलग अलग माइनॉरिटी, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोगों का कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए, ख़त्म नहीं होने देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं। The Constitution gives the citizens certain educational and cultural rights. Minorities have the right to protect and conserve their language। चाहे कोई भी माइनॉरिटी का, फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी क्रिश्चियंस, हमारे महाराष्ट्र के समाज में क्रिश्चियंस बहुत ही कम है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी। सो उनको अपना लैंग्वेज को कंसर्व करने का, यानी कंसर्व करना मतलब नष्ट होने से बचाए रखना, कल्चर को बनाए रखने। जैसे अभी बंगालीस, महाराष्ट्र में उनका नंबर कम है, तो वो माइनॉरिटी हो गया, तो उनका ट्रेडिशन को कंसर्व करने का पूरा हक उन्हें है। दैट मीन्स हमारे देश में हम कहीं भी जाकर रहे, हम अपना कल्चर को वहाँ पर फॉलो करने का पूरा अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है। For this purpose, they have the right to set up separate educational institutions। तो इस वजह से ये माइनॉरिटी को पूरा हक है अपना सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का। जिस तरह हमारे यहाँ का साउथ इंडियन स्कूल्स है या फिर मुस्लिम्स स्कूल्स है वगैरह वगैरह, जो स्कूल्स है वो माइनॉरिटी के लिए मेनली बनाया गया हुआ है। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस। और ये माइनॉरिटी सेक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम भी स्टार्ट किए हुए, इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। In the next chapter, we shall study about the progress that India has made in the field of science and technology in the post-independence period। आज़ादी मिलने के बाद इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना तरक्की किया, that we are going to study in the next lesson। Thank you।